चिंता ना करो। वैसे तो 365 दिन में छुट्टी एक भी दिन में नहीं करता हूं, कभी लेट हो जाता है साथी, इसके लिए हमने कहा भाई माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि लेट करवाना, इंतज़ार कराना हमारा मकसद था प्यारे भाई। तो आइए शुरुआत करता हूं सेशन का। साथी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये 90 अंक वाली क्लास है, पहले से जानते रहो। आपने कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, और आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है अच्छी बात है, क्योंकि पूरी पैडागोजी में कवर करूंगा। मॉडरेट लेवल से लेकर कठिन लेवल तक का हर लेवल यहां पर डिस्कस होगा। तो आइए साथी शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। जी हाँ, क्या बोल रहा है? में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन में दोस्तों बढ़ावा देता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, कौन सा प्रश्न ऐसा है जो बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? बताओ। समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है? समालोचनात्मक का मतलब यह होता है कि बच्चा उचित अनुचित में अंतर कर पाए, सही और गलत में भेद कर पाए, संस्कार उसके अंदर आए। तो ऐसे में उसके अंदर तार्किक चिंतन आए। अगर मैं इसको विकसित करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? पहला विकल्प है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो अगर मैं इस तरह का प्रश्न करूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चा सोचने पर मजबूर होगा और चिंतन शक्ति बढ़ेगी। मतलब ये विकल्प तो एकदम सही है, एकदम बढ़िया ऑप्शन है, बुराई मुझे नहीं दिखा। ठीक है, आपके सर बसा सकते हो, कोई दिमाग नहीं लगेगा। आपके देश में कुल कितने राज्य, ये भी आप रट कर बताओगे, कोई खास दिमाग यहाँ पे नहीं यूज करना है। आपके देश का नाम क्या गुरु, ये भी आप रट कर बता दोगे, कोई विशेष दिमाग यहां भी आपको नहीं लगाना है। तो उत्तर क्या होगा? पहला कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और तो यहां पे गुरु चिंतन लगेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पूरा लगाने पड़ेगा। तो कहने का मतलब साथी, जो पहला ऑप्शन है वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। इससे बेहतर विकल्प की कल्पना मत करिए। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन साथी आपकी स्क्रीन पर है, और हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब ढंग से दीजिए, कायदे से दीजिए। जूम कर दे रहा हूं मैं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम मैं कर दिया हूं, जिससे आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाओ। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? कह रही है जो समालोचनात्मक, देखो दोस्तों, चिंतन का एक आधार होता है, चिंतन करने का एक आधार है। दिमाग तब तक चलेगा जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा। संतुष्टि के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण मिल जाता है तो दिमाग क्या होता है साथी? संतुष्ट हो जाता है। इबतिया गुरु आप सबको गलती नहीं करोगे, ये बात हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं साथी। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों इसका उत्तर करिए, जिसे हमें ये लगे कि हाँ भाई आप बेहतर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन में गुरु प्रमाण की क्या भूमिका होती? जल्दी से आप लोग बताइए मित्र। प्रमाण का तार्किक होना और सुनियोजित होना यह बहुत जरूरी है। गुरु ये बात तो बिल्कुल नीक ऑप्शन है, मतलब यहां पे कोई बुराई नहीं है। प्रमाण को बिना विश्लेषण के ही स्वीकार कर लें, ये बात एकदम गलत है। प्रमाण जरूरी नहीं है, अप्रासंगिक मतलब जरूरी नहीं है। भैया के कहीं से का मतलब कौन कहा इस बात को? यानी ये बात भी गलत है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा नहीं। हमने कहा नहीं, चिंतन करने के लिए प्रमाण की जरूरत। देखो, दिमाग तब तक चिंतन करेगा जब तक प्रमाण मिलेगा नहीं। तो यानी तार्क। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। और हम चाहेंगे कि आप लोग जज्बातों को संभालिए और कायदे से उत्तर करिए। गुरु आप लोग जल्दी से इसका उत्तर करेंगे साथी मेरे भाई। समावेशी शिक्षा में शामिल क्या है? बताओ प्रिय, समावेशी शिक्षा में शामिल क्या है? गुरु मैं बताता हूं। सभी विद्यार्थियों, देखो, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जिस क्लास के अंदर में हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। मतलब उस क्लास में गुरु हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। इसी को कहते हैं समावेशी क्लास। और सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। कहने का मतलब ये बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो करें क्या? मानक एक निगेटिव वर्ड है। अब इसको तुम पकड़ लो कायदे से। अगर आपके पेपर में कहीं भी मानक लिखा रहेगा, अगर क्या तुम्हारे पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिन विकल्पों में गुरु मानक लिखा रहेगा, और अगर किसी विकल्प में मानक शब्द पाया गया तो तुम समझ जाना कि वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा, या आप मान कर चलिए। समझे नहीं समझे साथी? बहुत बढ़िया।
तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर अलगाववाद, गलत बात। अलगाववाद करोगे फिर समावेशी शिक्षा कैसे? वाले विद्यार्थियों को केवल, केवल निगेटिव वर्ड है, व्यक्तिगत अंतर की पहचान के परिणाम स्वरूप अपने पढ़ाने के तरीके में लक्ष्य, मतलब जब मैं समझ जाऊंगा कि दुनिया का हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग हो सकता है, इस चीज़ को पहचान कर मैं अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ मित्र? इसका साफ साफ मतलब यही बात है मेरे भाई, ये बात आप भी मान कि हम अपने पढ़ाने के तरीके में लचीलापन लाएंगे जिससे ओवरऑल सबको संतुष्टि हो। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है, कहिए साथी जवाब क्या होगा? भरिए पूरा कमेंट बॉक्स आप लोग सही जवाब के द्वारा। स्क्रीन पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है साथी आपका क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, जल्दी करिए प्यारे भाई, क्या जवाब होगा इसका? साथियों, कथन कह रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही भाई साहब, पियाजे कहते हैं कि बच्चा विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। तो दोनों के विचार में गुरु अंतर तो है। कारण क्या दे रहे हैं कि खोजपूर्ण अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ये बात भी सही है, लेकिन गुरु ये मुझे बताओ आप, कथन और कारण सही तो दोनों है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो फिर जब कारण कथन की सही, भाई देखो, पहले कथन में कहा गया कि भाषा के संदर्भ में पियाजे और वाइगोत्स्की का रोल अलग अलग है। हमने कहा बिल्कुल नीक बात आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन में कहा कि खोजपूर्ण अधिगम में शिक्षा, कारण का कथन से कोई संदर्भ नहीं है। इसका मतलब कथन तो दोनों सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या गुरु नहीं कर रहा है। ये बात हम सबको मालूम हो। समझे साथी? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है साथी, और जिन स्टूडेंट्स को देखने में दिक्कत आ रही हो तो आप फुल स्क्रीन पर वीडियो कर लो और ढंग से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली बच्चा और क्लास में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पे भिन्न होता है? उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा साथी? सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है ये ध्यान सुनना है हम लोगों को। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प ऐसा है जो प्रतिभाशाली और सामान्य बच्चे के बीच में अंतर को दिखाता है? क्योंकि प्रतिभाशाली बालक और जो सामान्य बालक है, दोनों की सोच में फर्क होगा, ये बात एकदम सही है। सही है। सीखने में तेजी, ये भी सही बात है। प्रतिभाशाली जल्दी सोचेगा, सामान्य बच्चा थोड़ा टाइम लेता है समझ के लिए। देखो, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है और इसका शारीरिक विकास से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि शारीरिक विकास जो तेज होता है गुरु, ये तो दोनों में सेम है ना, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मानसिक, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, शारीरिक विकास तो सबका ही तेज होता है। भाई क्या बोला गया कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, तो ये तो विकास का स्तर, हम इस पर नहीं जाएंगे। तो दिए गए विकल्प में गुरु ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी गुरु दोनों सही है। बात समझ रहे हो आप लोग? यानी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी, विकल्प नंबर डी आपका सही है साथियों। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कथन सही है। अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है तो एज या अध्यापक उसकी आप कैसे मदद करोगे? बताओ। श्रवण बाधिता से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हाँ, क्या बात बोल रहे, सोचना पड़ेगा ये कह क्या रहा है। श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, अगर कोई बच्चा सुनने में दिक्कत कर रहा है तो संवाद करने में दिक्कत हो सकती है। बात तो सही है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए संकेत भाषा की उपयोग, देखो जितने बच्चे सुनने में दिक्कत आ रही उनको संकेत की जरूरत क्यों पड़ेगी? जिनको देखने में दिक्कत आती है आमतौर पे गुरु वहां पे संकेत की जरूरत पड़ती है, तो ये गुरु थोड़ा ध्यान दो, ये गलत है। आमतौर पे यहाँ सभी लिखा था, हम तुरंत समझ गए गलत है। बच्चों के पास तेज आवाज करके बच्चों की सुनने की क्षमता का विश्वास नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि जोर जोर बोल देने से, तेज तेज बोल देने से
असत्य को सत्य साबित नहीं किया जा सकता, तो गुरु ये विकल्प भी गलत है। श्रवण बाधित, फिर देखो यहां हमेशा लिखा है, तो ऐसे विकल्पों से परहेज करो जिन हर हाल में गलत ही होगा, ये तुम मान के चलो, हर हाल में गलत साबित होगा ये। प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आगे, समावेशर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। आइए गुरु कायदे पे चर्चा करता हूं। कह रहे हैं इसी क्लास से जो समावेशन है वहां पर जो पाठचर्या है वो सीखने की अपेक्षा डैश में तो समान है जबकि डैश में भिन्न है। देखो गुरु, सीखने की जो अपेक्षाएं होती है ना, सीखने की गुरु जो अपेक्षाएं होती हैं वो गुरु आमतौर पे समायोजन में तो समान है। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं आमतौर पर मेरी अपेक्षाएं सबसे समान है, तो समायोजन में तो समान है, लेकिन संशोधन में भिन्न है। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्या बोला? समावेशन के संदर्भ में किताबी ज्ञान सीखने की अपेक्षा संवर्धन में समान है। देखो, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, संवर्धन में समान नहीं हो सकता। यहां पे संशोधन तो ये तो गलत है, गतिवर्धन गलत है। हाँ, समायोजन में समान हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संरचनावादी का मतलब यह होता है जहां पे कोई बच्चा स्वयं से काम करके आगे बढ़े, मतलब वो निर्माणवादी हो। ऐसे में कौन सा कथन गलत है? तो बताओ गुरु। ज्ञान व्यक्ति परक है, ओके। व्यक्ति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करेगा, सही है। प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए को बाहरी मोटी, गलत बात। अधिगम बेहतर करना है तो जरूरी नहीं है कि तुमको 10 लाख 20 लाख की गाड़ी दूंगा तुम तबे पढ़ोगे। बाहरी मोटिवेशन दिखते ही पता चल गया कि वो विकल्प गलत है। ज्ञान बहुलवादी है, बहुविध है, सही बात। क्योंकि ज्ञान के कई पहलू हैं, कोई नेता बनता है, कोई संगीतकार बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई शिक्षाविद बनता है, तो इसके बहुत पे बहुलवादी है, बहुत तरीके हैं। जो गलत है साथी वही आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है? दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है? आंतरिक मोटिवेशन का मतलब साथी ये होता है जिस काम को कोई बच्चा अपनी इच्छा से करता है वो आंतरिक मोटिवेशन होता है। पहला विकल्प, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। इसका मतलब भाई तुम प्रभावित करना चाहते हो, मतलब ये बाह्य मोटिवेशन है, मतलब ये तो नहीं होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए तुम कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हो, बिल्कुल सही। डांट से बचने के लिए पढ़ रहे हो, एकदम गलत। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ रहे हो तो ये दिखा रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, देखते ही तुरंत उत्तर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाने के बाद इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग इसको रिवीजन करके दोबारा टेस्ट दे देना, ठीक है? तो इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आज देखते ही तुरंत उत्तर तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि वास्तविक क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही आएगा तो तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथी? कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत। एक शिक्षक को बच्चों के अंदर रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें अपने बच्चों को ये बात बताना होगा कि लड़की भी नौकरी करेगी, लड़का भी खाना पकाएगा। पक्षपात पे दूर भागना है, लेकिन ये पक्षपात एक दिन में दूर नहीं, दूर करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। तो कथन तो सही है। कारण, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन, एकदम नीक ऑप्शन है, एकदम सही ऑप्शन है। हम यही चाहते, पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो समालोचनात्मक चिंतन कर पाए, किसी पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को समझ पाए, आत्म मंथन कर पाए। कहने का मतलब दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब समझ लो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गुरु हरा नहीं पाएगा। ये मुझसे लिख कर आप लोग ले लो, ये आपके जीत के करीब है। साथियों, आगे बढ़ते हैं।
साथियों ये सूचना आप सबके लिए है, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ी बहुत आपने मेहनत की कर रखी है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, अंतिम समय में आपको करना क्या है साथी, मैं आपको हर विषय के 200 अति संभावित क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि मॉडल पेपर के रूप में होगा। क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे, जस्ट उसके नीचे उत्तर होगा। थोड़ी बहुत अगर आपकी तैयारी पहले से, हर विषय का 200 क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसको पढ़कर आप जरूर जाइए। ये बहुविकल्पी होगा, तो चूंकि अब नोट्स पढ़ने का समय लगभग जा चुका है, अब समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करो अंतिम 10 से 12 दिन में, 15 दिन में। तो हर विषय का 200 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि इसका फ़ायदा यह मिलेगा कि नोट्स तो आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो गया है, तो इसको पढ़ने के आपका फ़ायदा ये मिल जाएगा कि कम से कम आपके वो कठिन क्वेश्चन भी इससे बन जाएंगे कि जिससे जाओ। देखो बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन इतना है कि 40-50 अंक आपको इससे बढ़कर मिल जाएगा। अब ये तो 200 क्वेश्चन में कौन कौन सा विषय आपको मिल जाएगा, इसमें बाल मनोविज्ञान, संपूर्ण पेडागोजी, गणित, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, संविधान, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, मतलब इसमें सब विषय शामिल है। हर विषय के 200 क्वेश्चन है ये। इनको अंतिम समय में आप लोग एक बार सरसरी नजर डालो। कैसे गुरु आपको मिलेगा, जिन साथियों ने पहले से नोट्स को परचेज रखा है उनको तो ये फ्री मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए, अगर नए स्टूडेंट आप हैं, तो आपको इस नंबर पे सीधा व्हाट्सएप मैसेज करना है और वहाँ पे लिख देना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेड क्वेश्चन। आप लिखोगे, आपके सामने एक फ़ीस आएगी। वैसे तो इसकी फ़ीस दोस्तों काफ़ी महंगी होने वाली है, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि आपको एक सामान्य वैल्यू में आपको बहुत कुछ चीज़ें प्रदान करूं। तो ये दोस्तों आपको मात्र 199 रुपये में पूरा हर विषय का 200 क्वेश्चन मिल जाएगा। इन्हें आप तैयार कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, क्वेश्चन लिख देना, आ जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। आगे चलते हैं गुरु। कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है? दिए गए कथन में कौन सा कथन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है? बताओ गुरु, इसका उत्तर क्या होगा? नहीं साथी, मराठी नहीं मिलेगा। मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पूरी, ये सब नहीं मिल पाएगा। बाकी सारे विषय उसमें शामिल रहेंगे। तो बताओ प्रिय, इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है? पहला विकल्प है कि अधिगम मुख्यतः व्यक्तिगत प्रयास से होता है। साथी, ये बात तो वाइगोत्स्की ने कभी नहीं कहा, ये बतिया तो पियाजे ने कहा था। पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वह स्वयं से संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। समझे नहीं समझे साथी? ये बात तो मैं भी समझ पा रहा हूं, ये बात गुरु आप भी समझ पा रहे हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अधिगम संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही, केवल निगेटिव वर्ड है और अधिगम को पहले से निर्धारित नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बी वाला आपका सही है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। आगे, बहुबौद्धिकता के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि संगीत, लय और ध्वनि से संबंधित है? तो पहली बात तो आपको इसका उत्तर संगीती बुद्धि होगा, लेकिन आप ये बताओ कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? कमेंट करके आप लोग साथी बताओ कि आखिर बहुबुद्धि का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था। कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताओ, एक बार कमेंट करके हर साथी, हर भाई बहन इस चीज को बता देंगी जल्दी से कि आखिर साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था हावर्ड गार्डनर। और मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि हावर्ड गार्डनर ने कहा क्या था। साथियों, हावर्ड गार्डनर ने कहा था एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है वो 10 प्रकार की बुद्धियों को लेकर ही जन्म लेता है, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। समझ गए? घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि बच्चे में आ जाती है। समझे?